हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो चैप्टर 10 है उसका हम लोग सेकेंड क्लास करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक था इंट्रोडक्शन उसको देखे थे और थोड़ा सा हम लोग प्रेशर के बारे में समझे थे। तो आज भी जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो भी प्रेशर से जुड़े हुए चीज़ों को ही पढ़ेंगे। हम लोग लास्ट क्लास में प्रेशर और डेंसिटी वगैरह के बारे में देखे थे बड़े डिटेल में। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर विथ डेप्थ। मतलब जो फ्लूइड प्रेशर है वो डेप्थ के साथ मतलब गहराई के साथ उसमें किस तरह से वेरिएशन आएगा, मतलब गहराई के साथ प्रेशर किस तरह से चेंज होगा ये हमको पता करना है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हमारे पास एक बाल्टी है। ये बाल्टी हमारा कोई भी फ्लूइड से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ हो सकता है, दूध से भरा हुआ हो सकता है, मोबिल से, केरोसिन से, किसी भी चीज़ से मान लीजिए कि भरा हुआ है। तो हमको ये पता करना है कि ये जो हमारा नीचे वाला सरफेस है ये नीचे वाले सरफेस पे टोटल कितना प्रेशर लग रहा है। पहले हम ये पता करेंगे, फिर पता करेंगे कि मान लीजिए यहाँ पर कितना प्रेशर लग सकता है या यहाँ पे कितना प्रेशर लग सकता है, या हम ये भी पता कर सकते हैं कि किसी भी दो पॉइंट के बीच यहाँ और यहाँ प्रेशर का डिफरेंस कितना होगा। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। पहले पहले हम लोग इस फिगर को समझते हैं। ये जो फिगर हमको नज़र आ रहा है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिलिंड्रिकल वेसल है। वेसल कहने का मतलब आप मान लीजिए कि एक तरह का हमारा बाल्टी है, बकेट है जो सिलिंड्रिकल है और इसमें हमारा कोई भी लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड वाटर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, जो भी लिक्विड है मान लेते हैं उस लिक्विड का मास m है और उस लिक्विड का डेंसिटी रो है। और ये जो बकेट का जो निचला हिस्सा है या कहिए वेसल का जो निचला हिस्सा है और ऊपरी हिस्सा, इसका एरिया हम लोग मान लेते हैं कि a है और इसका जो हाइट है ये हाइट हमारा h है। इस फिगर में ये सब कुछ आपको नज़र आ रहा है कि इसका हाइट h है। इसके एरिया जो सिलिंड्रिकल है तो ऑब्वियसली ऊपर और नीचे वाला हिस्सा हमारा कैसा होगा, सर्कुलर होगा, पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम लोग एरिया को कंसीडर कर लेते हैं कि ए है तो ऊपर वाला ए है तो नीचे वाला भी क्या होगा, ए ही होगा। और जो इसमें लिक्विड रखा हुआ है उसका मास हम लोग एम कंसीडर कर लेते हैं और इसका डेंसिटी मान लेते हैं कि रो है। इसी सब बात को हम लोग अपने लैंग्वेज में बात बनाकर लिखना है। कंसीडर ए फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो। मान लीजिए कि हमारे पास एक फ्लूइड है, जरूरी नहीं कि हर बार हम लोग लिक्विड ही ले, गैस भी ले सकते हैं। तो जो हमारा फ्लूइड है उसका डेंसिटी हमारा रो है, इज केप्ट एट रेस्ट इन ए सिलिंड्रिकल वेसल। जो फ्लूइड है वो रेस्ट कंडीशन में रखा हुआ है, किस तरह के बर्तन में, एक सिलिंड्रिकल वेसल में रखा हुआ है ऑफ हाइट h। और इसका जो हाइट है वो है हमारा h हाइट के वेसल में रखा हुआ है एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले हमको पता करना है प्रेशर अप्लाइड बाय लिक्विड एट द बॉटम। जो यहाँ पर लिक्विड रहेगा वो प्रेशर कितना अप्लाई करेगा नीचे बॉटम पे, ये बॉटम पे कितना प्रेशर लग रहा होगा। मान लीजिए कि आप बाल्टी है, बाल्टी में पानी ही अज्यूम करके हम लोग चले या दूध कुछ भी, तो वो नीचे वाले पोर्शन पर बॉटम पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा, कितना प्रेशर अप्लाई करेगा, ये हमको पता करना है। तो प्रेशर का नॉर्मल फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। जिस एरिया पे फोर्स लग रहा है वो एरिया और जो ऊपर से नीचे की तरफ लिक्विड के द्वारा फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो फोर्स कितना लग रहा है, अगर हम ये पता करना चाहे तो जनरली अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के मास के कारण अगर उसमें हम फोर्स देखें तो हमारा कौन सा फोर्स होता है, वेट फोर्स होता है। और W इक्वल टू क्या होता है, m इंटू जी। नहीं, तो हम लोग कंसीडर क्या कर लिए हैं कि इसका मास m है, तो मास m, जो लिक्विड का मास है वो मास m, और लिक्विड पर जो ग्रेविटेशन अपना प्रभाव दिखा रहा होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, उसका एक्सेलरेशन कितना रहता है, g के बराबर। मतलब फोर्स के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, m इंटू जी। मतलब प्रेशर जो यहाँ पर नीचे लग रहा है उस प्रेशर लगाने के लिए जिम्मेदार फोर्स जो है वो फोर्स का वैल्यू है mg के बराबर, जहाँ पर ये लिक्विड का मास रहेगा और g हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा। नहीं, और डिवाइडेड बाय एरिया, जिस एरिया पे फोर्स लगना है तो इसको हम लोग a माने हैं तो नीचे वाला एरिया भी हमारा कितना होगा, ऑब्वियसली a ही होगा।
तो फोर्स अपॉन एरिया mg अपॉन ए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे चूंकि मास का एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग नहीं जानते हैं कि कितना है, तो इसको हम लोग डेंसिटी के फॉर्म में रखने का प्रयास करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग पहले से जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। नहीं, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो अब यहाँ से अगर हम मास का वैल्यू पता करना चाहें तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जाके इधर डेंसिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वही बात हम लोग नीचे लिखे हैं कि मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मतलब v इंटू रो। तो यहाँ पे अब अगर हम प्रेशर का वैल्यू लिखना चाहिए, जो प्रेशर का फॉर्मूला था हमारा mg बाई ए, तो इस मास के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, m के बदले लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और इंटू जी ऑलरेडी था तो उस जी को ऑलरेडी हम रहने देंगे, और नीचे हमारा क्या है, एरिया। तो एरिया, अब हमारा वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम अगर इसका आप देखें तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जो हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर, और इंटू इसका हाइट h। तो पाई आर स्क्वायर के बदले हमारे पास क्या है, इस पाई आर स्क्वायर के बदले हमारे पास है एरिया a, और हाइट कितना है h, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, a इंटू एच। नहीं, तो अब अगर हम यहाँ पे वैल्यू को लिखना चाहें कि ये वॉल्यूम का वैल्यू कितना है, तो वॉल्यूम के बदले हम लोग लिख सकते हैं एरिया इंटू हाइट, a इंटू एच। नहीं, तो यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम के बदले लिख सकते हैं a इंटू एच और इंटू रो इंटू जी। क्लियर है, सिर्फ वॉल्यूम के बदले हम लोग इसको लिख रहे हैं, इस वॉल्यूम के बदले हम लोग लिख रहे हैं एरिया इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और रो और जी हमारा सेम बना रहेगा, नीचे वाले एरिया से ऊपर वाला एरिया कैंसिल, और यहाँ पर क्या बचेगा, रो बचेगा, जी बचेगा और एच बनेगा। तो इसको थोड़ा अरेंज करके हम लोग लिख रहे हैं, प्रेशर का वैल्यू कितना हो जाएगा, रो इंटू जी इंटू एच, जहाँ पर रो क्या है, लिक्विड का डेंसिटी है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और एच जो भी हाइट है इस लिक्विड कंटेनर का, जहाँ तक हमारा लिक्विड है वो हमारा हाइट है एच। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका यूज हम लोग आगे भी करेंगे। तो फ्रॉम दिस फॉर, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात हमको ये पता चलता है जिसका आगे हम लोग यूज कर सकते हैं, कि जो हमारा प्रेशर है वो हाइट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम रो और जी को हटा दें तो हमको क्या पता चलता है, जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट के। कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब, उम्मीद है आप लोग समझ रहे हैं कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। अगर यहाँ पर देखा जाए कि हाइट बढ़ेगा, हाइट का वैल्यू बढ़ेगा, तो यहाँ प्रेशर का वैल्यू भी बढ़ेगा। नॉर्मल सी बात है कि अगर मान लीजिए हाइट, मान लीजिए कि उदाहरण है, एग्जांपल, मान लीजिए कि रो का वैल्यू 2 है, जी का वैल्यू 10 है, और हाइट का वैल्यू मान लेते हैं कि 5 है। तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो, 2 इंटू 10 20 इंटू 500। अब अगर मान लीजिए कि h हमारा 5 से हटके h हमारा 8 हो जाए तो कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 160। नहीं, प्रेशर का वैल्यू 100 से बदल के कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो हमको ये पता चलता है कि हाइट बढ़ने से हमारा प्रेशर भी बढ़ेगा, मतलब हाइट जो है वो प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाइट बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, हाइट घटेगा तो हमारा प्रेशर भी घटेगा। तो इसी बात को हम लोग लिखे हैं, फ्रॉम दिस फार्मूला वी कैन से प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। इस फार्मूला से हम लोग बोल सकते हैं कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, हाइट के। अब यहाँ पे हम लोग अगर मान लीजिए कि ऊपर वाला जो सरफेस है, जो कंटेनर है, इसका नीचे वाला सरफेस पैक्ड है और ऊपर वाला सरफेस मान लीजिए कि खुला हुआ है, बाल्टी का जो ऊपर वाला सरफेस है वो खुला हुआ है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो वातावरण का प्रभाव है, वातावरण जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिसका वैल्यू लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कितना, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। उम्मीद है आप लोग याद किए होंगे, नहीं याद किए होंगे तो ज़रूर याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मान लीजिए कि जो हमारा वेसल है, या फिर कहिए जो बकेट है, जो बाल्टी है, इसका ऊपरी हिस्सा खुला हुआ है, और अगर खुला हुआ है तो, नहीं खुला हुआ है तो हो गया, जो फार्मूला है वो ही हमारा हो गया ऑलरेडी जो हम लोग पढ़े हैं। अगर खुला हुआ है तो उस कंडीशन में ये ऊपर वाला हिस्सा जो है, ऊपर वाले हिस्से पे हमारा प्रेशर अप्लाई होगा, किसके द्वारा, एटमॉस्फेयर के द्वारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से एग्जर्ट होगा। तो उस कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं, इफ कंटेनर इज ओपन, मान लीजिए कि जो हमारा कंटेनर है, जिस वेसल में हम लोग रखे हुए हैं वो वेसल हमारा ओपन है, देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल ऑल्सो वर्क ऑन द टॉप सरफेस। तो जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी क्या करेगा, ऊपर से इस पर दबाव डालेगा, वो भी अपना प्रेशर अप्लाई करेगा। नहीं,
तो एक तो हमारा नॉर्मल प्रेशर जो लिक्विड के कारण है वो रो इंटू जी इंटू एच ऑलरेडी लग रहा है, दूसरा प्रेशर उसमें क्या ऐड हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उस कंडीशन में शो टोटल प्रेशर ऑन बॉटम, तो उस कंडीशन में जब ऊपर वाला सरफेस हमारा ओपन है, खुला हुआ है, तो उस कंडीशन में जो हमारा टोटल प्रेशर होगा वो बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम लोग पी नॉट से डिनोट कर दे रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस रो जी एच जो बॉटम पे प्रेशर लग रहा है ऑलरेडी, जो हम लोग वैल्यू फाइंड किए हैं ऊपर, वो मतलब टोटल प्रेशर का हमारा वैल्यू हो जाएगा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस जो हमारा रो जी एच ऑलरेडी लग रहा है लिक्विड के द्वारा वो। अब अगला टॉपिक हमारा आता है जो इसी से जुड़ा हुआ है, मतलब कुछ अगला टॉपिक नहीं बोला जा सकता, इसी का एक दूसरा पार्ट है, समझिए एक तरह से है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ लिक्विड। मान लीजिए हमारा लिक्विड का एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है। मान लीजिए कि लिक्विड के अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लीजिए कोई एक वेसल के अंदर दूसरा वेसल रखा हुआ है, या कोई एक ऑब्जेक्ट भी आप मान सकते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लगने वाला प्रेशर है उसका डिफरेंस कितना है, यहाँ भी कुछ प्रेशर लग रहा होगा, यहाँ भी कुछ प्रेशर लग रहा होगा, तो दोनों प्रेशर का डिफरेंस का वैल्यू हमको पता करना है। मान लेते हैं कि जो टॉप पोर्शन है वहाँ से ये H1 हाइट पे है, इसका ऊपरी हिस्सा, और जो इसका निचला हिस्सा है वो मान लेते हैं कि H2 हाइट पे है, और जो हमारा H2 है और जो H1 है इस दोनों का डिफरेंस हम लोग मान लिए हैं H। अगर इसको आप नहीं भी याद रखेंगे तो कोई बात नहीं है। मान लीजिए कि ऊपरी हिस्सा थोड़ा कम हाइट पे है और निचला हिस्सा नॉर्मल सी बात है कि ज़्यादा हाइट पे रहेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप अगर हम ऊपर वाले हिस्सा पे अगर हम प्रेशर का वैल्यू पता करना चाहे और नीचे वाले हिस्सा पर प्रेशर का वैल्यू पता करना चाहे, तो फार्मूला आप जानते हैं कितना है, रो इंटू जी इंटू एच। नहीं तो अगर हम मान ले कि ये लिक्विड का डेंसिटी रो है, तो ऊपर नीचे दोनों के लिए डेंसिटी हमारा सेम रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू भी हमारा सेम रहेगा, जी का वैल्यू सेम दोनों के लिए, बस हाइट में परिवर्तन आएगा। ऊपर वाले के लिए हो जाएगा H1 और नीचे वाले के लिए लिखेंगे तो हो जाएगा H2। लेकिन आप सोचिए कि डेंसिटी ऊपर ज़्यादा होगा, डेंसिटी बोल रहे हैं, प्रेशर ऊपर ज़्यादा होगा या प्रेशर नीचे ज़्यादा होगा। तो नॉर्मल सी बात है कि आप जान रहे हैं कि हाइट ज़्यादा होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, मतलब नीचे वाला प्रेशर ज़्यादा है और ऊपर वाला प्रेशर कम है, तो नीचे वाले प्रेशर में से ऊपर वाले प्रेशर को अगर हम घटा दें तो हमको प्रेशर डिफरेंस मिल जाएगा। नहीं, उसी सब बात को हम लोग लिखे हैं, इसको जल्दी से हम लोग समझते हैं। हम लोग लिखे हैं कंसीडर वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनसाइड द लिक्विड। मान लीजिए कि एक वस्तु है जो लिक्विड में रखा हुआ है, हैविंग पॉइंट ए एंड बी एट हाइट H1 एंड H2। ये ऑब्जेक्ट का जो पॉइंट ए है ये वाला हाइट H1 पे है, और जो ऑब्जेक्ट का पॉइंट बी है ये हाइट H2 पे है, ठीक है। प्रेशर एट पॉइंट ए, अब पॉइंट ए पर जो लगने वाला प्रेशर है, प्रेशर एट पॉइंट ए, तो प्रेशर का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, रो इंटू जी इंटू एच। तो रो इंटू जी इंटू एच, हाइट हमारा ए पर कितना है H1 है, तो रो इंटू जी इंटू H1। और अगर हम पॉइंट बी पर हाइट पता करना, पॉइंट बी पर प्रेशर पता करना चाहे, प्रेशर एट पॉइंट बी, तो रो इंटू जी इंटू हो जाएगा H2, ठीक है। तो अब दोनों पॉइंट का ए और बी दोनों का हम लोग प्रेशर का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाएगा, नीचे वाला जो है हमारा पॉइंट बी का हमारा प्रेशर ज़्यादा होगा और पॉइंट ए का प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर एट बी माइनस प्रेशर एट ए मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो जी H2 माइनस रो जी H1। तो यहाँ से रो जी हमारा कॉमन हो, अगर हम चाहे दोनों में रो जी है तो रो जी को हम लोग कॉमन ले सकते हैं और बचेगा यहाँ पर H2 और माइनस H1। अगर हम लोग H2 और माइनस H1 को चाहे तो हम लोग H भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखे हम जानबूझकर नहीं लिखे हैं क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ये पहले भी रो जी H है, यहाँ भी रो जी H आ जाएगा, तो आपको लगेगा कि नहीं दोनों फार्मूला सेम है, तो यहाँ पे ही रहने देते हैं, ये साइड को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, हटाइए। अब जो अभी हम लोग पढ़े हैं सिमिलर सा बात पढ़े हैं, एक ही तरह का बात, उस पर आधारित हमारा एक न्यूमेरिकल है जिसको फटाक से समझते हैं। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बिलो ए कॉलम ऑफ वाटर। हमको प्रेशर का वैल्यू पता करना है कि प्रेशर कितना लग रहा है एक कॉलम पे जो पानी के अंदर रखा हुआ है, ओपन टू द एटमॉस्फेयर एट डेप्थ, जो एक ओपन एटमॉस्फेयर में है और कितना, दो अलग अलग डेप्थ पे है, एक हमारा 10 मीटर के ऊंचाई पर है और दूसरा हमारा 30 मीटर। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि हमारे पास एगो बाल्टी है, हम लोग बेसिक बात से समझते हैं, एक बाल्टी है जिसमें हमारा पहला कंडीशन में कितना रखा हुआ है, 10 मीटर की ऊंचाई पर रखा हुआ है। मतलब यहाँ बॉटम पे हमको पता करना है कि इस 10 मीटर की ऊंचाई तक जो हमारा वाटर है इसके कारण नीचे कितना फोर्स लगेगा। तो एक तो हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगेगा और दूसरा
ये जो हमारा लिक्विड है इसके कारण नीचे प्रेशर लगेगा। तो फॉर्मूला आप जान रहे हैं, एटमॉस्फेयर का प्रेशर पी नॉट और इस नीचे जो प्रेशर लिक्विड के कारण लग रहा है वो है हमारा रो जी एच। अब यही 10 मीटर को हमको बढ़ा के कर देना है 30 मीटर। जब 30 मीटर हो तो कितना होगा, तो फॉर्मूला आप ऑलरेडी जान रहे हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि टेक डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर का जो डेंसिटी है वो हमको लेना है 1 × 10⁻³ यही हमारा डाटा है। और डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट रोल में नहीं है, उसको आप बहुत कंसिडर नहीं कीजिए। मेन जो डाटा है वो हमारा यही है 1 × 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। और जो जी का वैल्यू लेना है वो 9.8 ना लेके हमको 10 लेना है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो प्रेशर एट डेप्थ ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर की गहराई पर अगर हम प्रेशर देखें तो प्रेशर का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं कि यहाँ पे दोनों प्रेशर है, चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऊपर से खुला हुआ है सरफेस। एक बार और हम लोग क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ते हैं। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बिलो ए कॉलम, एक कॉलम है, कॉलम ऑफ वाटर, एक कॉलम है जो वाटर से भरा हुआ है। तो इसके जो बॉटम हिस्सा है, बिलो वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे हमको प्रेशर पता करना है, जो किस चीज़ से भरा हुआ है, वाटर से भरा हुआ है। ओपन टू द एटमॉस्फेयर, ये वातावरण में खुला हुआ है, मतलब ऊपर से हमारा वातावरण का प्रेशर भी लग रहा होगा। एट डेप्थ, दो ऊंचाई पर, एक बार 10 मीटर जब ऊंचा हो और दूसरा बार जब 30 मीटर ऊंचा हो। नहीं तो अगर हम प्रेशर का फॉर्मूला रिमाइंड करें जो अभी हम लोग पढ़े हैं, प्रेशर इक्वल टू जो हमारा वातावरण का प्रेशर है और प्लस जो हमारा वाटर का प्रेशर है रो जी एच। तो ये जो हमारा प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका वैल्यू कल ही हम लोग पढ़े थे 1.013 × 10⁵ पास्कल होता है। और यहाँ जो हमारा प्रेशर है, प्रेशर का वैल्यू फॉर्मूला कितना है, रो जी एच। तो रो हमारा डेंसिटी कितना है 1 × 10⁻³ वाटर का क्वेश्चन में दिया हुआ है। रो ये वैल्यू हो गया हमारा किसका, रो का। ये वैल्यू हो गया हमारा जी का। जी का वैल्यू कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एच हाइट कितना पहला कंडीशन में है, पहला कंडीशन में 10 मीटर हाइट पे, तो एच है हमारा 10। तो सारे वैल्यू को अगर हम डालें, इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करें, यहाँ 10 का पावर कुछ भी नहीं है मतलब 1, यहाँ भी 10 का पावर कुछ भी नहीं है मतलब 1, और यहाँ 10 का पावर है 3। तो 10⁻³ + 1 4 और +1 कितना हो जाएगा 5। तो 1 × 10⁵ पास्कल यहाँ हो गया, और यहाँ पे ऑलरेडी है 1.013 × 10⁵ पास्कल। अगर दोनों को ऐड किया जाए तो कितना हो जाएगा 2.013 × 10⁵ पास्कल। अगर देखा जाए तो लगभग क्या है, लगभग इसका 2 गुना है। एग्जैक्ट तो 2 गुना नहीं है, अगर 2 गुना होता तो कितना होता 2.026, लेकिन लगभग सेम है, इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये लगभग 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर भी है। एटीएम का मतलब हम लोग कल पढ़े थे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू कितना होता है 1.013 × 10⁵ पास्कल, और उसी का डबल है। नहीं, फिर अब दूसरा जो कंडीशन था प्रेशर एट डेप्थ 30 मीटर, सेम क्वेश्चन है। अब हमको प्रेशर का वैल्यू पता करना है कि 30 मीटर पे कितना होगा। तो सिर्फ हाइट हमारा चेंज हो रहा है 30, और बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। जो प्रेशर है वातावरण का प्रेशर इन्वायरमेंट का, वो कितना है 1.013 × 10⁵ पास्कल। और जो रो का वैल्यू है, वो रो का वैल्यू है इतना 1 × 10⁻³। और जो जी का वैल्यू है वो है हमारा 10, और जो एच का वैल्यू है वो एच का वैल्यू है हमारा 30। मतलब अगर इन सारे वैल्यूज़ को रख दिया जाए, इसको अगर कैलकुलेट करें तो 10⁻³ और 10⁻1 को ऐड कीजिएगा तो 4, और यहाँ से भी 10 को अगर लीजिएगा तो 5, यहाँ पर 10 को इसमें गुना कर दीजिएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। तो हो जाएगा यहाँ पर 3 × 10⁵ पास्कल। तो अब जो है दोनों पावर सेम है तो हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं, 3 + 1 हो जाएगा 4.013 × 10⁵ पास्कल। अब इसको एग्जैक्ट तो नहीं बोला जा सकता है कि ये हमारा 4 ATM है, लेकिन इसको हम लोग लगभग मान सकते हैं, क्योंकि अगर 4 को देखें तो 13 यहाँ जो है वो × 4 होता, तो यहाँ पर हो जाता 4.052, लेकिन ना है तो लगभग सिमिलर ही है, एक ही टाइप का है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये लगभग 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। उम्मीद है आसान क्वेश्चन है, आप लोग समझ रहे होंगे। इस तरह के और भी क्वेश्चन को हम भेजेंगे सॉल्व करने के लिए, जिसको आप सॉल्व करेंगे। फिर अगला टॉपिक है पास्कल्स लॉ। ये भी हमारा प्रेशर से ही जुड़ा हुआ है। ये हो सकता है कि शायद आपको कभी मिला हो अंडर 10 पढ़ने को, या नहीं भी मिला हो सकता है, कोई बात नहीं है। बड़ा आसान स्टेटमेंट है। इसका कहना है कि अगर किसी कंटेनर में, किसी भी बर्तन में फ्लूइड रखा हुआ हो, या तो लिक्विड हो या फिर गैस हो,
अगर इसके हम किसी भी हिस्सा पर फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे कहने का क्या मतलब, प्रेशर लगाएंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे एरिया के ऊपर, तो जितना प्रेशर हम किसी एक खास लोकेशन पर लगाएंगे, इसके अंदर जो भी लिक्विड या गैस जो भी रहेगा उसके द्वारा बाकी सारे हिस्सा पे, यहाँ 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 जितना भी हिस्सा है, सारे हिस्सा पे जितना प्रेशर हम यहाँ पर लगा रहे हैं उतना ही प्रेशर एग्जर्ट होगा, उतना ही प्रेशर लगेगा। उम्मीद है बात को आप समझ रहे हैं। एक बहुत आसान सा स्टेटमेंट है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि हमारे पास पहले एक एकदम गोलाकार एक मान लेते हैं कि फ्लास्क है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसमें कुछ होल है, यहाँ तक पानी है और इसको हम पिस्टन से दबा रहे हैं। पिस्टन, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, पीछे चलते हैं। जो हम लोग सिरिंज देखते हैं, जो हम लोग सुई देने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है, इसमें आगे इस तरह से लगा रहता है और इसमें एक हमारा काला सा आप देखते हैं जो ऊपर नीचे हमारा मूव करता है, या फिर पिचकारी भी आप देख सकते हैं जो होली में इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो ब्लैक सा दिखता है आपको, जो जिसको ऊपर नीचे किया जाता है इंजेक्शन देने के क्रम में, उसको हम लोग बोलते हैं पिस्टन। पिचकारी में भी जो पूरा एकदम पैक्ड रहता है, जिसको हम खींचते हैं तो ऊपर और नीचे जाता है, जो पानी को खींचने के लिए, रंग को खींचने के लिए और फिर फेंकने के लिए जिम्मेदार होता है, उसको पिस्टन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल बात ये है, इसको हम लोग समझेंगे बड़ा डिटेल में, अभी जल्दी से समझते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ हमारा लिक्विड है जिसको हम ऊपर से अगर दबाएंगे, तो अगर लिक्विड को हम थोड़ा सा दबाएंगे तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर तरफ हमारा इक्वल अमाउंट में जितना प्रेशर हम यहाँ पर डेवलप करेंगे उतना ही प्रेशर क्या होगा, हर जगह डेवलप होगा। बात समझ रहे हैं? यही है हमारा पास्कल्स लॉ। इसमें इसका जो स्टेटमेंट है उसको हम लोग चाहे तो अपने भाषा में बात बनाकर लिख सकते हैं, इसी बात को अलग अलग तरह से। आप इसको समझेंगे, इसको रटेंगे बिल्कुल भी नहीं, इसको समझकर अपने लैंग्वेज में बोलेंगे, लिखेंगे। समझते हैं हम लोग। प्रेशर एक्सर्टेड ऑन ए फ्लूइड, जब हम एक फ्लूइड पर प्रेशर लगाते हैं, इन एन इनक्लोज्ड कंटेनर, किसी बंद कंटेनर में, इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल पार्ट्स ऑफ कंटेनर। जो प्रेशर हम किसी एक पार्ट पर लगा रहे हैं वही प्रेशर क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। ट्रांसमिट कहने का क्या मतलब, संचारित हो जाना। जितना प्रेशर हम यहाँ पर लगाते हैं उतना ही प्रेशर यहाँ पर संचारित हो जाता है, यहाँ पर भी हर जगह लगने लगता है, ट्रांसमिट होने लगता है इक्वली। जितना प्रेशर यहाँ लगा रहे हैं उतना ही प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होने लगता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ कंटेनर। कंटेनर के हर पार्ट में उतना ही प्रेशर फैलने लगता है जितना प्रेशर हम ऊपर से, या ऊपर से नहीं कहीं से भी एक प्रेशर हम लगा रहे होते हैं वो। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, कंटेनर एट राइट एंगल टू द इनक्लोजिंग वॉल्स। और जो प्रेशर बाहर लगता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम प्रेशर लगा रहे हैं, तो ये लिक्विड जो अंदर है ये बाहर जो प्रेशर लगाएगा, यह प्रेशर कैसे लगाएगा, परपेंडिकुलरली। मतलब ये चाहेगा जो अंदर का लिक्विड है ये परपेंडिकुलरली लंबवत बाहर निकले, लंबवत बाहर निकले। ऐसा नहीं होगा कि ऐसे निकलना चाहेगा, वो क्या होगा, परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ जाना चाहेगा। बात समझ रहे हैं? तो बड़ा आसान सा स्टेटमेंट है कि प्रेशर एक्सर्टेड ऑन ए फ्लूइड इन ए इनक्लोज्ड कंटेनर, जब एक इनक्लोज्ड बंद कंटेनर के ऊपर जब प्रेशर लगाया जाता है किसी फ्लूइड के ऊपर, इज ट्रांसमिटेड इक्वली टू ऑल पार्ट्स। उसको ट्रांसमिट करता है वो इक्वली, बराबर रूप से उस प्रेशर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, इक्वली बांटता है कंटेनर के हर पॉइंट के ऊपर। कैसे, परपेंडिकुलरली, राइट एंगल ट्रायंगल पे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए परपेंडिकुलरली वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब यहाँ हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक कंटेनर है, या फिर कहिए कि एक फ्लास्क को हम लोग इसको बोल देते हैं, और ऊपर से इसमें फ्लास्क में होल बना हुआ है और ऊपर से हम लोग पिस्टन लगाए हुए हैं। पिस्टन क्या है आप समझ रहे हैं, जो इंजेक्शन में जो ब्लैक वाला जो जिसको हम लोग नीचे खिसकाते हैं और ऊपर खींचते हैं सुई देने के लिए, वो उसी तरह का एक पिस्टन लगा हुआ है। और मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पिस्टन के ऊपर, तो पिस्टन के ऊपर जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो जितना प्रेशर यहाँ पर डेवलप होगा उतना ही प्रेशर क्या होगा, हर जगह डेवलप होगा। अब हम लोग इस चीज़ को चेक करने के लिए क्या किए हैं, इसे हम लोग 4 को होल बना दिए। एक होल यहाँ बना दिए हैं, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ। 4 होल हम लोग बना दिए हैं, और चारों होल में हम लोग एक छोटा छोटा पाइप लगा दिए हैं एक ही प्रकार का। तो जैसे ही यहाँ पर प्रेशर दिया गया, जैसे ही फोर्स अप्लाई किया गया इस एरिया के ऊपर, मतलब प्रेशर लगा, तो जैसे ही यहाँ पर प्रेशर लगाया गया तो देखा ये गया कि जितना लिक्विड यहाँ से निकल रहा था उतना ही लिक्विड यहाँ से भी निकल रहा था,
उतना ही लिक्विड यहाँ से भी और उतना ही लिक्विड यहाँ से भी निकल रहा था। मतलब ओवरऑल हमको क्या पता चला कि जो हम प्रेशर ऊपर से अप्लाई कर रहे हैं वो प्रेशर सेम अमाउंट में यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर चारों जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इक्वली बंट रहा है। इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चलता है। ठीक है, फिर इसी बात को हम लोग अपने भाषा में आप कुछ अपने भाषा में बिल्कुल लिख सकते हैं बात बनाकर। कंसीडर ए फ्लास्क फिटेड विथ ए पिस्टन। मान लीजिए कि हमारे पास एक फ्लास्क है जिसमें क्या लगा हुआ है, एक पिस्टन लगा हुआ है विथ लिक्विड, और ये जो पिस्टन है वो कहाँ रखा हुआ है, एक लिक्विड के ऊपर रखा हुआ है। लेट फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन पिस्टन। इस पिस्टन के ऊपर, ये जो हमारा पिस्टन है, इस पिस्टन के ऊपर से जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को हम लोग मान लिए हैं एफ। इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन इज ए, ये जो हमारा पिस्टन नज़र आ रहा है, ये वाला हिस्सा, इस पिस्टन को हम लोग मान लिए हैं कि इसका एरिया है हमारा ए, मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है। ये देखने में इस तरह से चिपटा लग रहा है, लेकिन अगर आप इंजेक्शन को ध्यान में लाए तो इंजेक्शन के अंदर कैसा होता है, वो पिस्टन राउंड होता है, गोल सा होता है। तो यहाँ भी हमको वही मान कर चलना है कि गोल सा है। और ये जो हमारा फ्लास्क लग रहा है वो ऐसा नहीं है। फ्लास्क कैसा है, आप क्या बोल सकते हैं उसको, मिट्टी का जो एक बर्तन होता है जिसको गांव घर की भाषा में कुछ शायद पॉट मतलब घड़ा बोला जाता है, घड़ा तो घड़ा या घैला इस तरह से कुछ उसको बोला जाता है। तो उसमें मान लीजिए कि उसी तरह का सेम सिचुएशन है, और वो हमारा कांच का बना हुआ है, इसमें 4 जगह हम लोग होल बनाए हुए हैं, और पिस्टन जो है वो समझ रहे हैं आप, घड़ा का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है पूरा गोल होता है, उसी तरह का हमारा गोल पिस्टन लगाया हुआ है जिसको कंप्रेस किया जाएगा, दबाया जाएगा फोर्स एफ अप्लाई करके, तो प्रेशर डेवलप होगा। नहीं, वही हम लोग देखते हैं। इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन इज ए, पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, देन प्रेशर डेवलप्ड ऑन फ्लूइड बाय पिस्टन इज। अब पिस्टन के ऊपर, पिस्टन के कारण जो इस फ्लूइड पर जो प्रेशर डेवलप होगा, वो प्रेशर का वैल्यू किसके बराबर होगा, फोर्स कितना लग रहा है एफ, इसका क्रॉस, इसका एरिया कितना है ए है, तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो जो हमारा पिस्टन के द्वारा लिक्विड के ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसके कारण जो प्रेशर डेवलप होगा वो कितना होगा, फोर्स बाय एरिया के बराबर होगा। नहीं, अब अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ के अनुसार हम लोग क्या समझे हैं कि अगर जितना प्रेशर हम ऊपर लगा रहे हैं उतना ही प्रेशर क्या होगा, हर पॉइंट पर लगेगा, इसके हर पॉइंट पर सेम प्रेशर लगेगा, सेम अमाउंट में प्रेशर लगेगा। नहीं, तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ प्रेशर अप्लाइड बाय पिस्टन विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो पास्कल के लॉ के अनुसार जो हमारा प्रेशर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा फ्लास्क के ऊपर। देन लिक्विड फ्रॉम इच होल्स विल कम आउट विथ सेम इंटेंसिटी। तो जो हमारा हर होल से, हर छिद्र से जो लिक्विड बाहर आएगा वो क्या होगा, सेम इंटेंसिटी से बाहर आएगा, मतलब सेम तीव्रता से, जितना तेजी में यहाँ आएगा उतना ही इंटेंसिटी से यहाँ भी, उतना ही तीव्रता से यहाँ भी, उतना ही इंटेंसिटी से यहाँ भी आएगा। मतलब प्रेशर हर जगह क्या है, सेम है। अब हाइड्रोलिक लिफ्ट, जो हम लोग पास्कल्स लॉ पढ़े हैं, अब इसका फ़ायदा उठाते हैं हम लोग दूसरे कई जगहों पे, जैसे लिफ्ट में, हाइड्रोलिक लिफ्ट में। हाइड्रोलिक लिफ्ट आप लोग अपने दैनिक जीवन में कई सारे जगहों पर देख सकते हैं। अगर आप बाइक सर्विसिंग करवाने जाएंगे तो वहाँ पर जो बाइक को ऊपर जो बे में लगाकर उसको उठाता है, वहाँ पर भी हाइड्रोलिक लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैक्टर, जो ट्रैक्टर के टेलर को आप देखते हैं कि कोई उस पर से मिट्टी उतारने के लिए लेवर नहीं होता है, जो हमारा टेलर ऐसे है उसके इस वाले हिस्सा को उठा के ऐसे करता है और मिट्टी हमारा सड़क के नीचे आ जाता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट की सहायता से उठ जाता है। नहीं, और भी कई सारे जगहों पर, कहीं पर आप कार वॉशिंग देखते होंगे या कहीं कार का रिपेयरिंग वगैरह आप देखते होंगे, तो वहाँ भी देखते होंगे कि कार को नीचे खड़ा करके और कार को ऊपर उठा देता है, किसकी सहायता से, हाइड्रोलिक लिफ्ट की सहायता से। तो ऐसा क्या करता है कि इतना आसानी से वो उठ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग किसका सहायता लेते हैं, पास्कल्स लॉ का। पास्कल्स लॉ का बेनिफिट यहाँ हमको मिलता है हाइड्रोलिक लिफ्ट में। नहीं तो इतना भारी चीज़ को इतना आसानी से कैसे उठाया जा सकता है। नहीं, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट की सहायता से आसानी से उठाया जा सकता है। देखते हैं क्या है। सेम जो आप देख रहे हैं, पहले फिगर को हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि इधर का एरिया क्या है, छोटा है, और इधर का एरिया क्या है, बड़ा है। और हम लोग अभी पास्कल्स लॉ में क्या पढ़े हैं कि यहाँ पर मान लीजिए कि हम फोर्स अप्लाई करेंगे, मतलब फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया जो यहाँ पर होगा, मतलब यहाँ पे जो हमारा प्रेशर डेवलप होगा,
जितना प्रेशर हम यहाँ अप्लाई करेंगे उतना ही प्रेशर यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ 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 हर जगह उतना ही प्रेशर लगेगा, यहाँ पर भी उतना ही प्रेशर लगेगा। जितना प्रेशर यहाँ उतना ही प्रेशर यहाँ भी। बस इसी बात का हम फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम फोर्स लगाए कम, मान लेते हैं कि 10 न्यूटन फोर्स लगाए और एरिया है हमारा 2। तो अगर हम एग्जाम्पल है, तो अगर हम 10 को 2 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उसका वैल्यू कितना है 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 5 पास्कल बोलिए। तो अब जितना 5 यहाँ पर डेवलप हो रहा है उतना ही 5 यहाँ भी डेवलप होना चाहिए, हर जगह उतना ही 5 लग रहा है। यहाँ पे अब देखा जाए तो यहाँ जो है ये हमारा पिस्टन मूवेबल है, मतलब मूव करने वाला है, ऊपर नीचे किया जा सकता है इसको। तो यहाँ पे अगर हम गौर फरमाएं तो एरिया बड़ा है, तो वहाँ पर एरिया कितना था 2 था और ऊपर हमारा फोर्स लग रहा था 10, तो हमारा प्रेशर का वैल्यू आया था 5। लेकिन यहाँ एरिया तो हमारा 2 नहीं है, यहाँ पर एरिया है हमारा कुछ ज़्यादा, मान लेते हैं कि 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, कुछ ज़्यादा है, उसकी तुलना में बड़ा है, मान लेते हैं कि 40 है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा प्रेशर का वो वैल्यू कितना आएगा 5 ही आएगा। तो 5 लाने के लिए यहाँ जो फोर्स डेवलप होगा उस फोर्स का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर यहाँ पर फोर्स 200 होगा तभी हम लोग 40 को 5 बार में कटा सकते हैं और प्रेशर का वैल्यू 5 आएगा। तो यहाँ पर फोर्स कितना हम लोग लगा रहे हैं 10 न्यूटन और यहाँ पर हमको कितना फोर्स मिल रहा है 200 न्यूटन। तो 200 न्यूटन फोर्स लगेगा तो गाड़ी हमारा आसानी से उठ पाएगा, और इतना ज़्यादा प्रेशर हाथ से लगाना संभव नहीं है। तो हम लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट का जो यूज करते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं पास्कल्स लॉ का यूज करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है और इंटरेस्टिंग चीज़ भी है, नहीं? तो इसके बारे में आप नॉर्मल अपने भाषा में लिख सकते हैं सारे सिचुएशन को। सबसे पहले हम लोग एक इस तरह का हाइड्रोलिक जो लिफ्ट होता है वो इसी तरह का कंस्ट्रक्शन होता है। इसके अंदर जनरली ऑयल भरा होता है, इनकम्प्रेसिबल ऑयल, जो हमारा ऑयल मतलब जो उड़ नहीं सकता है, मतलब आसानी से वो कंप्रेस हो सकता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि हमारा ऑयल भरा हुआ है, इसमें टोटल यहाँ तक एक पिस्टन यहाँ लगा हुआ है और इसके ऊपर एक लोहा जुड़ा हुआ है जिसके ऊपर हमारा कार खड़ा हो सकता है। यहाँ पे हम पैर से दबाने वाला सिस्टम रखे हुए हैं और यहाँ भी हमारा एक पिस्टन लगा हुआ है, एक पिस्टन हमारा यहाँ और एक पिस्टन यहाँ। इस पिस्टन को हम कंप्रेस करते हैं पैर से दबाकर, पैर से फोर्स अप्लाई करके इसको हम दबाते हैं, जिसके कारण प्रेशर डेवलप होता है। वही प्रेशर यहाँ भी लगता है, उतना ही प्रेशर यहाँ भी लगना है पास्कल्स लॉ के अनुसार। तो वही प्रेशर यहाँ पर एरिया बड़ा होने के कारण फोर्स भी बड़ा होना पड़ता है, नॉर्मल सी बात है। तो फोर्स बड़ा होगा तो ये हमारा उठेगा और ये हमारा आसानी से उठ जाता है, नहीं? तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल्स लॉ का। इट इज़ यूज्ड टू लिफ्ट द हेवी वेट्स। इसका इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, हेवी वेट को उठाने के लिए करते हैं। ए फोर्स ऑफ F1 इज अप्लाइड ऑन ए पिस्टन। एक पिस्टन पर जो हमारा फोर्स लगाया जा रहा है उस फोर्स का वैल्यू कितना है F1। जो फोर्स हम लोग लगा रहे हैं एक पिस्टन पर, छोटा पिस्टन पर, वो F1 है और इसका एरिया कितना है A1 है, नहीं? तो वही बात हम लोग लिखे हैं, ए फोर्स ऑफ F1 इज अप्लाइड ऑन ए पिस्टन ऑफ ए स्मॉल एरिया विच इज कॉम्प्रेसिंग द ऑयल। स्मॉल एरिया जो A1 है वो क्या कर रहा है, ऑयल को कंप्रेस कर रहा है। ऑयल अवेलेबल इनसाइड द कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन है या फिर कहिए जो कंटेनर है, जो बर्तन टाइप हम बनाए हुए हैं, जो बनावट हम लोग बनाए हुए हैं किसी भी मटेरियल का, उसके अंदर जो लिक्विड है उसको कंप्रेस कर रहा है। छोटा सा एरिया में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स के कारण वो क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। ड्यू टू विच प्रेशर इज, उसके कारण जो प्रेशर है P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया F1 बाई A1। यहाँ पर जो हमारा प्रेशर डेवलप होगा वो हो जाएगा फोर्स बाई एरिया, नहीं? तो F1 बाई A1, छोटा जो फोर्स है वो डिवाइडेड बाई छोटा सा एरिया। तो जो बात हम लोग पहले से जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं, सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर विल बी डेवलप्ड ऑन ऑल द सर्फेसेज ऑफ लिक्विड कंटेनर। जो ऑयल का कंटेनर है उसके हर सरफेस के हर एक पॉइंट पर क्या होगा, सेम अमाउंट का प्रेशर डेवलप होगा। सो अनदर पिस्टन हैविंग एरिया A2 विल ऑल्सो हैव द सेम प्रेशर। तो इसलिए जो हमारा दूसरा पिस्टन है जिसका एरिया A2 है उसके पास भी क्या होगा, सेम अमाउंट का प्रेशर होगा, नहीं? सिंस एरिया इज ग्रेटर, चूंकि एरिया उसका बड़ा है। सेकेंड हिस्सा का आप यहाँ पर फिगर को देखे हैं कि इसका जो जहाँ पर एरिया A2 है ये एरिया A2 है, नहीं? तो यहाँ पर भी हमारा सेम प्रेशर लगेगा जितना प्रेशर यहाँ पे लग रहा है। उसी बात को हम लोग लिखे हैं,
सो अनदर पिस्टन हैविंग एरिया A2 विल ऑल्सो हैव द सेम प्रेशर, जो एरिया A2 है उस पर भी सेम प्रेशर लगेगा। सिंस एरिया इज ग्रेटर सो फोर्स विल बी ऑल्सो ग्रेटर इन ऑर्डर टू मेक द सेम प्रेशर। चूँकि एरिया बड़ा है, हम लोग उदाहरण से जो समझे थे, चूँकि एरिया बड़ा है तो एरिया बड़ा है तो क्या होगा, फोर्स भी बड़ा लगेगा, लगना होगा, क्योंकि प्रेशर सेम है। तो अगर एरिया बड़ा है तो फोर्स भी बड़ा होगा, तभी तो दोनों तरफ मैनेज कर पाएगा प्रेशर के अमाउंट को। नहीं, तो एरिया बड़ा है तो फोर्स बड़ा होगा, तो हमको फोर्स ज़्यादा चाहिए, फोर्स ज़्यादा चाहिए भारी वस्तुओं को उठाने के लिए। अब हम लोग क्या जाने हैं कि प्रेशर एट A1, जहाँ पर जो छोटा वाला एरिया है A1, यहाँ पर जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर कहाँ पर है, A2 पर भी है, दोनों पर प्रेशर हमारा सेम है। तो यहाँ पे अगर प्रेशर देखा जाए तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर, दोनों का प्रेशर क्या है, सेम है। मतलब यहाँ फोर्स बाई एरिया जो है इसका जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे फोर्स बाई एरिया के वैल्यू के बराबर होगा। मतलब यहाँ और यहाँ दोनों का प्रेशर हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। वही बात हम लोग लिखे हैं, प्रेशर एट A1 इक्वल टू प्रेशर एट A2। A1 पे जो प्रेशर है वो बराबर है A2 के ऊपर के प्रेशर के। प्रेशर का फॉर्मूला क्या, फोर्स अपॉन एरिया, F1 बाई A1, और वहाँ का फोर्स हम लोग मान लिए हैं F2 और एरिया है A2। तो फोर्स जो F1 हम लगा रहे हैं वो हमको पता रहेगा, जनरली सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं भी हो सकता है। हम क्वेश्चन को जनरली हमको F2 पता करना रहेगा, कितना फोर्स लग रहा है। F1 जो लगा रहे हैं हमको पता है, एरिया दोनों का हमको पता रहेगा, दोनों पिस्टन का एरिया कितना है, तो कितना फोर्स लग रहा है F2 का वैल्यू हम यहाँ से निकालना चाहें तो F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 इक्वल टू निकालना चाहे तो A2 जाके इधर गुना हो जाएगा, मतलब हो जाएगा A2 बाई A1। A1 तो नीचे ऑलरेडी है, A2 सिर्फ ऊपर आ जाएगा, तो A2 बाई A1 इंटू F1। वैसे चारों में से कोई भी डाटा जो हम निकालना चाहे इस फार्मूला से निकाला जा सकता है। ऊपर जो हम लोग बात समझे उसी बात को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं कि चूंकि A2 जो बाद वाला एरिया है वो बड़ा है A1 की तुलना में, तो जो हमारा फोर्स है बाद वाला, वो बाद वाला फोर्स भी हमारा बड़ा होगा पहले वाले फोर्स की तुलना में, तभी तो हमारा वो दोनों प्रेशर मैनेज हो पाएगा, दोनों प्रेशर सेम हो पाएगा। दिस इज यूज टू लिफ्ट द हैवी ऑब्जेक्ट्स। इसका इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए करते हैं, भारी वस्तुओं को उठाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस पे बेस्ट जो अभी हम लोग पढ़े हैं टॉपिक, इस पे बेस्ट हमारा एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे, बेहद आसान है अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। टू पिस्टन्स ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट हैव डायमीटर्स 20 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। दो पिस्टन है, एक पिस्टन एक तरफ हमारा क्या होगा, एरिया कम होगा, एक तरफ एरिया हमारा ज़्यादा होगा। तो जिधर एरिया कम है इसका डायमीटर हम लोग मान लिए हैं 20 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 20 का आधा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर रेडियस। अब इसका अगर हम एरिया फाइंड करना चाहें तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई और आर कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, और इधर हमारा एरिया बड़ा है तो इधर हमारा जो डायमीटर है वो है 100 सेंटीमीटर, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में, तो 1 मीटर। और इसको हमको चूंकि ये हमारा क्या है डायमीटर है, तो इसको हमको 2 से भाग देना है, इसको हमको कन्वर्ट कर देना है रेडियस में, फिर हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो हमारा रेडियस, पहले हमको इसको डायमीटर को रेडियस में चेंज करना है, फिर उसको 100 से भाग दे के हमको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो पाई आर स्क्वायर, दोनों का एरिया हमारा फाइंड हो जाएगा। मतलब जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं A1 और A2 हमारा हो गया फाइंड, A1 और A2 हमको पता हो गया, ठीक है। फिर फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन लार्जर पिस्टन। अब हम लोग छोटा वाले पे फोर्स अप्लाई करेंगे, हमको बड़ा वाले पे फोर्स का वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन लार्जर पिस्टन, जो बड़ा वाला पिस्टन है उस पर कितना फोर्स लगेगा व्हेन 50 kg वेट इज अप्लाइड ऑन ए स्मॉलर पिस्टन। जब जो छोटा वाला एरिया है उस पर जो फोर्स अप्लाई किया जाता है उस फोर्स का वैल्यू है 50 kg वेट। आपको ऑलरेडी हम समझाए हैं, ये हमारा क्या हो गया वेट फोर्स। वेट फोर्स क्या होता है mg, मास हो गया 50, और जो वेट WT लगा है, वेट कहने का मतलब वेट फोर्स हो गया, और इसका वैल्यू कितना होता है 9.8, जो हमारा मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यही हमारा वेट फोर्स है। तो छोटा वाले पे हमारा वेट फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब यहाँ F1 का वैल्यू दिया हुआ है 50 गुना 9.8, ठीक है। व्हेन द स्मॉलर पिस्टन मूव्स इन थ्रू 40 सेंटीमीटर,
जब हमारा छोटा वाला पिस्टन अंदर जाता है, कितना अंदर जाता है, एक तो हमारा एक सवाल हो गया इधर, एक सवाल इधर हो गया, इसमें हमको क्या पता करना है, सेकेंड फोर्स का वैल्यू पता करना है, जिसके लिए हम लोग ये वाला फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, F1/A1 इक्वल टू F2/A2। A1 A2 का वैल्यू पाई आर स्क्वायर से आप निकाल लेंगे, डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए 2 से भाग दे के आप कन्वर्ट कर लेंगे, और फिर उसको आप कन्वर्ट कर देंगे 100 से डिवाइड करके मीटर में, सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और आसानी से कैलकुलेट कर देंगे। पहले उस हिस्सा को हम लोग समझिए लेते हैं। फॉर स्मॉलर पिस्टन A1, स्मॉलर पिस्टन A1 का देखें तो पाई आर स्क्वायर, और आर हमारा क्या है, D/2। तो डी जो हमारा है वो कितना है, डायमीटर है 20 सेंटीमीटर स्मॉलर का, तो इसको हम 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो जो हमारा रेडियस है वो कितना हो गया यहाँ पर 10। अब इस 10 को हमको डिवाइड करना है 100 से, क्यों, क्योंकि 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो 10 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 0.1। तो उतना नहीं करके, उतना आप लोग समझ सकते हैं, हम डायरेक्ट लिख दिए हैं 0.1 का स्क्वायर, तो पाई और आर का स्क्वायर छोटा पिस्टन के लिए। अब बड़ा पिस्टन के लिए देखें तो सेम पाई आर स्क्वायर, तो पाई और आर, आर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायमीटर है हमारा 100, तो 100 को हम 2 से डिवाइड किए हैं, तो 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो डायमीटर हमारा कन्वर्ट किस में हो जाएगा, रेडियस में, तो रेडियस हो गया 50 सेंटीमीटर। अब इस 50 सेंटीमीटर को हम 100 से भाग देंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, नहीं तो सारा पैतरा जो हम लोग करेंगे तो वैल्यू कितना मिलेगा 0.5 मीटर, तो उसका स्क्वायर करेंगे, पाई आर स्क्वायर है तो पाई आर स्क्वायर। तो A1 और A2 का वैल्यू हमको यहाँ से मिल चुका है। अब हम लोग फोर्स F1 का वैल्यू पहले से जान रहे हैं, F1 इक्वल टू कितना, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। F2 का फार्मूला जान रहे हैं A2/A1, तो A2 का वैल्यू हमारा कितना है, बाद वाला एरिया, A2 का वैल्यू है हमारा 0.5। ये यहाँ पर जो हम सॉल्व किए हैं ध्यान नहीं देने के कारण ये हो गया हमारा गलत। आप A2 का वैल्यू कितना लिए हैं 0.5 का स्क्वायर, इसको आप ऊपर लेंगे और 0.1 के स्क्वायर को नीचे लेंगे, क्योंकि A2 जो बाद वाला एरिया, जो बड़ा वाला एरिया है उसको ऊपर लेना है और छोटा वाला एरिया को हमको नीचे लेना है। पाई से पाई हमारा उस कंडीशन में भी कैंसिल होगा, तो 0.5 का स्क्वायर 0.25 ऊपर हो जाएगा, 0.1 नीचे, मतलब, और डेसिमल को डेसिमल से आप हटाएंगे तो ऊपर जो नीचे 25 को हम कटा दिए हैं वो कटेगा नहीं, यहाँ हो जाएगा 25, और 25 गुना 50 और गुना 9.8 सबको गुना करेंगे तो फोर्स का वैल्यू हमारा कुछ बढ़ा हुआ होना चाहिए। इसको सॉल्व करते समय हमको लग रहा था कि फोर्स का इतना कम वैल्यू कैसे होगा, हालांकि ध्यान नहीं देने के कारण ये मिस्टेक हुआ है, इसको आप खुद से सॉल्व करके कर लेंगे, ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ रहे हैं। अब जो सेकेंड सिचुएशन आगे जो हम नहीं पढ़े हैं उसको पढ़ के समझते हैं। सेकेंड सिचुएशन है व्हेन द स्मॉलर पिस्टन मूव्स इन थ्रू 40 सेंटीमीटर। जो पतला वाला पिस्टन है, हम लोग फिगर में ही चलते हैं डायरेक्ट, जो पतला वाला पिस्टन है इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये नीचे आ रहा है, कितना नीचे आ रहा है 40 सेंटीमीटर नीचे आ रहा है, तो ये कितना ऊपर जाएगा ये कहना है। यहाँ स्थिति को ध्यान से समझिए, वो ऑयल का, तेल का जितना वॉल्यूम नीचे जाएगा उतना ही वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा, ऊपर जाएगा। बात समझ रहे हैं, जितना वॉल्यूम यहाँ नीचे आएगा उतना ही वॉल्यूम ऊपर जाएगा। तो यहाँ का वॉल्यूम जो नीचे आ रहा है, पिस्टन नीचे आने के बाद जो यहाँ का वॉल्यूम है और पिस्टन ऊपर जाने के बाद जो यहाँ का वॉल्यूम होगा, वो दोनों वॉल्यूम सेम होगा। मतलब यहाँ का वॉल्यूम V1 अगर हम मान ले और यहाँ का वॉल्यूम मान ले V2, तो दोनों V1 और V2 क्या होगा, सेम होगा। और वॉल्यूम पता करने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पर इसका तो एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया, इसका भी एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो गया। तो अगर मान लेते हैं कि H1 हाइट ये नीचे आ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर और इंटू ये कितना हाइट ऊपर जाएगा, कुछ H2 हाइट ऊपर जाएगा, जो भी हाइट जाएगा, तो यहाँ एरिया और इंटू जितना हाइट जा रहा है वो हाइट। तो अगर हम सिलेंड्रिकल है ना, ये भी तो हमारा सिलेंड्रिकल ही है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच अगर हम यहाँ करें और पाई आर स्क्वायर इंटू एच यहाँ करें, तो दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि जितना तेल यहाँ नीचे आएगा उतना ही तेल तो यहाँ ऊपर जाएगा। बात समझ रहे हैं, यहाँ हाइट हमारा ज़्यादा घटेगा और यहाँ पे हाइट हमारा कम बढ़ेगा। मतलब यहाँ पर अगर हाइट हम ज़्यादा दे रहे हैं तो यहाँ पर हाइट हमारा कम बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम हमारा सेम रहने वाला है और एरिया ज़्यादा है, तो हाइट नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर कम होगा नहीं। तो उम्मीद है आप बात को समझ रहे हैं। मतलब वॉल्यूम यहाँ का जितना वहाँ का भी उतना, और वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो दोनों को हम लोग कर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इन बोथ साइड्स आर सेम, दोनों तरफ जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा वो हमारा सेम होगा। मान लेते हैं कि जो हाइट घटा है वो L1 घटा है और यहाँ जो हाइट बढ़ा है वो हमारा L2 बढ़ा है।
एरिया लेफ्ट जो हमारा छोटा था पिस्टन उसका एरिया A1 है, जो बड़ा पिस्टन है उसका एरिया A2 है। तो हमको पता क्या करना है, हमको पता करना है कि सेकेंड कितना हाइट बढ़ रहा है, L2 का वैल्यू निकालना है। तो A2 को हम नीचे से ला के डिवाइड करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा फॉर्मूला L2 इक्वल टू L1 इंटू A1 डिवाइडेड बाई A2, यहाँ से नीचे आ गया नहीं। तो L2 का वैल्यू अगर हम पता करना चाहें तो L1 इंटू A1 डिवाइडेड बाई A2, तो आप सारे वैल्यूज़ को आप जान रहे हैं। क्या जान रहे हैं? L1 जो सवाल में दिया हुआ है ये कितना नीचे आ रहा है, पिस्टन जो है वो कितना नीचे आ रहा है, तो 40 सेंटीमीटर आ रहा है। तो सेंटीमीटर को हमको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो जो 40 है इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा L1 का वैल्यू मिल गया। एरिया 1 और एरिया 2 का वैल्यू आप निकाले हुए थे, यहाँ पे हमारा ठीक है। एरिया 1 और एरिया 2 के वैल्यू को इसको आप कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा फाइनल वैल्यू मिलेगा L2 का वैल्यू, वो L2 का वैल्यू हो जाएगा कितना, 1.6 मीटर। आप इसको खुद से कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेशन उम्मीद है आप कर सकते हैं, फार्मूला आपको पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो कैलकुलेशन आप खुद से भी कर लेंगे। क्वेश्चन को आप समझिए एक बार, खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं अगर समझ में आए तब ही आप इसको देखिएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन लास्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़े थे प्रेशर से रिलेटेड, जो क्वेश्चंस हम भेजे थे, उम्मीद है बेहद आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 तो बताने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, फोर्स बाई एरिया आप डालेंगे प्रेशर का वैल्यू निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम जो दो डेंसिटी को मिक्स कर रहे थे, तो मिक्स करने के बाद जो नया डेंसिटी हमको मिल रहा था, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला पढ़े थे। एक बार हम लोग पढ़े थे मास के रिस्पेक्ट में और एक बार हम लोग पढ़े थे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। दोनों फार्मूला आपको पता है, जो आप कल पढ़े थे उसी पे बेस्ड है। इसको आप फार्मूला अप्लाई करेंगे और फटाक से सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है सेम उसी पे बेस्ड है, जो इसका 2 का मास दिया हुआ है तो उसकी सहायता से, वॉल्यूम दिया हुआ है तो इसकी सहायता से हमको मिक्सचर का डेंसिटी पता करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम बना दिए हैं, बड़ा आसान है सबका। हालांकि टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा, तो टाइम कम लगने के कारण हम डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। बेहद आसान है, फार्मूला बेस्ड है। पहला तो कुछ भी नहीं है, दूसरा जो हमारा फार्मूला हम लोग कल पढ़े थे उस पर बेस्ड है। फार्मूला डालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा आसान ही है, फार्मूला डालेंगे, बस वैल्यू क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, इसको डालेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा फार्मूला बेस्ड ही है, इसको आप फार्मूला डालेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। उम्मीद है आप अच्छे से समझ रहे होंगे, समझे होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करके देख लीजिए, जहाँ पर भी आपको दिक्कत लगे। बेहद आसान कॉन्सेप्ट था और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, और आने वाले क्लासेज में और भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय।